मौजूद सामईन, आप बहुत मोहतरम हज़रात हैं। वो लोग जो इदारे कायम करते हैं वो बहुत ही अच्छे लोग होते हैं और बहुत नेक काम करते हैं। ख़ास करके जो लोग मदरसे कायम करते हैं उनकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। अभी जो हम लोग यहाँ मौजूद हुए हैं वो मदारिस के हिफाजत के सिलसिले में क्या स्टेप लेने चाहिए, उसका एक छोटा सा मौजू भी हमारे पास है। आपके पास तहरीर मौजूद है, क्योंकि वक्त कम है तो इस तहरीर को मैं पढ़ूँगा नहीं, बल्कि इसमें जो चीज़ें हैं उसको मैं आपको बताऊँगा। मदरसे वैसे ही हैं जैसे स्कूल कॉलेज होते हैं, यानी मदरसा एक तालीमी इदारा है। इसकी हैसियत स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरह ही है। हमें इसको अलग नहीं समझना चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो मदरसा है वो कानून के हिसाब से किसी एक एक्ट में रजिस्टर्ड होना चाहिए। आमतौर से दो एक्ट बहुत मशहूर है, एक इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 और दूसरा सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। इसके तहत रजिस्टर्ड होता है। अपने अपने मदरसे को आप लोग देख लें कि आपका मदरसा रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप इसमें जल्दी करें और या तो ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर्ड करवा दें या सोसाइटीज एक्ट में रजिस्टर्ड करा दें। ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर्ड कराने के लिए एक ट्रस्ट डीड बनाई जाती है, जहाँ पे आप रजिस्टर्ड ऑफिस रखेंगे उसी के रजिस्ट्री ऑफिस में, वहाँ पे जो रजिस्ट्री ऑफिस होगी वहाँ को रजिस्टर्ड होगा। ट्रस्ट डीड बनाने में इस बात का ध्यान जरूर रखें कि उसके अंदर एक क्लॉज हो जो ये जाहिर करे कि ये जो इदारा है वो मजहबी इदारा है, रिलीजियस ट्रस्ट है और ये मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। इसके इस क्लॉज का भी उसमें ध्यान रखना है। मजहबी इदारे को कानून में बहुत से फायदे हासिल हैं, वो तफसील यहाँ पे बयान करने का वक्त नहीं है। और माइनॉरिटी जो इदारे हैं, मुस्लिम माइनॉरिटी इदारे, इसके लिए हर एक स्टेट गवर्नमेंट में के सेक्रेटरीट में एक माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है, वहाँ इसका रजिस्ट्रेशन जरूर करा दें। बिहार में पटना में जो सेक्रेटरीट है वहाँ रजिस्ट्रेशन करवा दें। इसके बहुत फायदे हैं। अब हम आते हैं सोसाइटीज एक्ट पे। सोसाइटीज एक्ट में बाईलॉज बनता है, उसमें भी इन दोनों क्लॉज का ध्यान रखें कि मजहबी और माइनॉरिटी का क्लॉज रहना चाहिए। और इसका रजिस्ट्रेशन स्टेट के सेक्रेटरीट में होता है। यहाँ बिहार में अगर देखें तो ये बिहार के पटना में जो सचिवालय है, सेक्रेटरीट, वहाँ रजिस्ट्रेशन होगा। और रजिस्ट्रेशन होने के बाद दोनों में से कोई एक एक्ट में आप रजिस्ट्रेशन करवा दें। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद पैन जरूर हासिल कर लें। पैन जब आ जाएगा तो एक बैंक में करंट अकाउंट ओपन करवा दें, ताकि जो आप उसका ट्रांजैक्शन करें वो बैंक के अकाउंट के थ्रू ट्रांजैक्शन किया जाए। एक नीति आयोग जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का पार्ट है, उसका एक पोर्टल है दर्पण, जिसका नाम है दर्पण। इस इदारे को भी दर्पण में रजिस्टर्ड करा लें, क्योंकि जो भी इदारे हैं उनको दर्पण में रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। और जो गवर्नमेंट का फंड लेते हैं उनको तो जरूरी करवाना है। आमतौर से आप लोग आमद व खर्च का गोशवारा रखते हैं, जो हम लोग अपनी ज़बान में बुक्स ऑफ अकाउंट्स करते हैं, रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स वगैरह। इसका
इसके लिए पहले से कोई कानून डिफाइंड इस तरह से नहीं था कि क्या क्या है आपको मेंटेन करना है। पहले ये था कि आप ऐसा डॉक्यूमेंट मेंटेन कर लें जिससे आप साबित कर दें कि आपकी आमदनी क्या है, आपका खर्च क्या है। लेकिन 10 अगस्त 2022, अभी जो अगस्त गुजरा है 10 अगस्त 2022 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन लाया जिसके तहत ये नोटिफाई कर दिया कि क्या क्या आपको मेंटेन करना है। सबसे जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऑडिट तो आप लोग करवाते हैं, तो ऑडिट क्या है और इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल करते हैं वो क्या है। इनकम टैक्स रिटर्न साल के आखिर में जो फाइल होता है ऑडिट के बाद, वो सबसे आखिरी मरहला है। उसके पहले का मरहला ऑडिट होता है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपको बुक्स रिकॉर्ड्स मेंटेन करने, यही इम्पोर्टेंट है। जो डिपार्टमेंट अगर सर्वे करने आती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कोई ऑफिसर पहुंच जाते हैं तो आपसे ऑडिट की कॉपी मांगेंगे, लेकिन उसकी कोई उनके सामने हैसियत नहीं होगी, आपको बुक्स रिकॉर्ड्स दिखाना होगा। सबसे जो इम्पोर्टेंट है, तो जो डिफाइन किया है बुक्स रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, उसमें जो डिफाइन किया उसमें लिख दिया है कि आपको कैश बुक मेंटेन करना है, जो आमतौर से मदरसा में लिखा जाता है। लेजर बनाना है, जो आमतौर से मदरसे में नहीं लिखा जाता है। जर्नल एक बुक होता है कि जर्नल बनाना है। जर्नल ऐसे बुक को कहते हैं जहाँ पे कैश का या बैंक का ट्रांजैक्शन नहीं होता है। जो ट्रांजैक्शन कैश या बैंक का होता है उसको कैश बुक में लिखा जाता है। कॉपीज ऑफ बिल, ओरिजिनल बिल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी की बुनियाद पे कैश बुक लिखा जाता है। अगर आपके पास जो बिल है, खर्च का जो प्रूफ, एक्सपेंडिचर का जो प्रूफ है वो नहीं है, तो जो आपने अपने कैश बुक में लिखा है वो नहीं माना जाएगा। मिसाल के तौर पे आपने बाजार से मदरसे के लिए कुछ कॉपी कलम वगैरह खरीदा, तो जो कॉपी कलम खरीदा आपने, उसको जब खरीदने लगेंगे तो वहां से दुकानदार से आप उसका बिल मांगेंगे और उस पर पेमेंट, वो रिसीप्ट दिखाया कि पेमेंट कर दिया, चाहे वो पेमेंट कैश के जरिए हो या पेमेंट चेक के जरिए हो, वो दिखाएगा। ये एक प्रूफ है, इसको रखना जरूरी है। अगर ये आपके पास नहीं है तो ये माना जाएगा कि आपने जो कैश बुक में लिखा है वो गलत है। और ओरिजिनल बिल को भी रखना है। कभी कभी ऐसा होता है कि ओरिजिनल गायब हो गया, फोटो कॉपी रख नहीं, ओरिजिनल को भी रखना है। कोई ऐसा बुक्स ऑफ अकाउंट जो लिखने की, रखने की, मेंटेन करने की जरूरत है, उसको भी मेंटेन करना है। जो इसके अलावा है, कोई प्रोजेक्ट अगर चल रहा है मदरसे का या कोई तामीरी काम वगैरह चल रहा है तो उसका कंप्लीट डिटेल रखना है। यानी जैसे मिसाल के तौर पे मदरसे की बिल्डिंग बन रही है तो इंजीनियर या आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट वगैरह जो अभी आपने मंजूर साहब से सुना, उसको बाहिफाजत रखना है। उसके बाद है रिकॉर्ड्स ऑफ इनकम। आमदनी का जो जराया है, सोर्स है, उसको भी रिकॉर्ड मेंटेन करना है। जैसे डोनेशन रसीद करती है या कोई भी रिसीट काटते हैं तो उसका प्रूफ रखना है। अब ये बहुत ही नाजुक मामला है। अगर इसका प्रूफ आप नहीं रखेंगे तो आप ये साबित कर नहीं पाएंगे कि पैसा कहाँ से आया और इसका डायरेक्शन कहीं और चला जाएगा। इसलिए इसको भी मेंटेन करना है। उसके बाद जो खर्च इंडिया में किया जा रहा है उसका हिसाब उसी हिसाब से रखा जाएगा जो खर्च इंडिया के बाहर किया जा रहा है। कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिनका एक्सपेंडिचर इंडिया के बाहर में होता है, उसका हिसाब अलग मेंटेन किया जाएगा। जो इन्वेस्टमेंट करते हैं या जो फंड सरप्लस होता है उसको कहाँ रखना है, वो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 11 सबसेक्शन 5 में डिफाइन कर दिया गया है। उसमें पोस्ट ऑफिस का बैंक अकाउंट भी है, उसमें बैंक का सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट वगैरह भी है, वहां आप रख सकते हैं। और बहुत उसका लंबा डिटेल है, लेकिन ये सिंपल है, मैंने आपको बता दिया। कुछ वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस है, वही डोनेशन जिसको कहते हैं। जो डोनेशन कई तरह के होते हैं। एक डोनेशन
खास मकसद के लिए, स्पेसिफिक डायरेक्शन के लिए आता है कि ये डोनेशन दिया जा रहा है इससे बिल्डिंग बनेगी, ये डोनेशन दिया जा रहा है इससे लाइब्रेरी बनेगी, तो इसका खास ख्याल रखना है कि ये डोनेशन का पैसा उसी मद में खर्च होगा और इसका हिसाब बिल्कुल अलग तरीके से लिखा जाएगा कि साबित हो जाए कि वहां पे वो खर्च हुआ है। कुछ डोनेशन होते हैं जो कॉर्पस फंड कहते हैं। कॉर्पस फंड का मकसद होता है कि उससे इन्वेस्ट करके जो इनकम हासिल होता है उससे खर्च किया जाए, तो उसको अलग मेंटेन करना है। और जनरल डोनेशन है जैसे ज़कात, फितरा, सदका, उर्शा वगैरह, ये जनरल डोनेशन है, ये इसका हिसाब अलग मेंटेन होता है। अगर मदरसा कोई लोन ले रहा है, चाहे वो बैंक से हो लोन, चाहे वो किसी फर्द से हो, उसका मुकम्मल डिटेल रखना है। ऐसा नहीं कि जनाब अब्दुल्ला साहब ने लोन दे दिया, ये रिकॉर्ड नहीं है। उनकी पूरी तफसील, उनका पैन कार्ड, अगर वो नहीं है तो आधार कार्ड की कॉपी, उनसे साइन करवा के रखना है कि इतना उन्होंने लोन दिया। और बैंक से अगर लोन लेते हैं तो जाहिर तौर पे वो रिकॉर्ड मेंटेन रहता है। मदरसे के पास प्रॉपर्टी क्या है, वो सारी प्रॉपर्टी को मेंटेन करना है। मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी में जमीन जायदाद वगैरह आता है। मूवेबल प्रॉपर्टी में आप समझ रहे हैं कार है, मोटरसाइकिल है, साइकिल है, और जो ऑफिस के अंदर होती है कंप्यूटर वगैरह, फर्नीचर, वो सब रिकॉर्ड कंप्लीट मेंटेन करना है। स्पेसिफाइड पर्सन जो इनकम टैक्स में डिफाइंड है, जो बायलॉ में जो मेंबर्स का नाम है और उनके रिश्तेदार, या ट्रस्ट डीड में जो ट्रस्टीज हैं उनके रिश्तेदार, या किसी मदरसे के ओहदे पे बैठे हुए लोग हैं, वो स्पेसिफाइड पर्सन शामिल किए जाते हैं। उनको कोई बेनिफिट अलग से नहीं देना है। वो अगर काम करते हैं मदरसे के लिए, अगर वो काम न करें, उनके बदले में बाहर से लोगों को अपॉइंट किया जाएगा और उनको सैलरी दी जाएगी। अगर वो बाहर से अपॉइंट नहीं किया जाए, उनको ही अपॉइंट किया जाए, उस काबिल हैं, तो उनको जो सैलरी दी जाएगी वो बेनिफिट में नहीं आता है। बेनिफिट में क्या आता है कि जो मुदर्रिस हैं उनके बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं, तो अगर सारे बच्चों को फ्री में खाना है तो उनको भी फ्री में खाना मिलेगा। अगर बच्चों से कुछ पैसा लिया जाता है खाने का या ट्यूशन फी का, तो उनसे भी लेना होगा। अगर उनसे नहीं लिया गया तो वो बेनिफिट कहलाता है। तो इसका खास ख्याल रखेंगे कि अगर मुदर्रिस या इस तरह के लोगों के बच्चे मदरसा में पढ़ते हैं, अगर दूसरे बच्चों से फीस या खुराकी का पैसा लिया जाता है तो उनसे भी लेना होगा, नहीं तो ये पकड़ में आ जाएगी बात। और कोई और डॉक्यूमेंट ऐसा लगता है या गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि कुछ डॉक्यूमेंट नोटिफाई करना, फ्यूचर नोटिफाई कर सकती है। ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखना कहाँ है? तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखना है रजिस्टर्ड ऑफिस में, यानी बायलॉज में ट्रस्ट डीड में जो एड्रेस दिया है वहां रखना है। अगर इसके अलावा कहीं और रखा जाएगा तो जुरिस्डिक्शनल इनकम टैक्स ऑफिसर को 7 दिन के अंदर खबर करना होता है, तो इससे बचा जाए, वहीं रखा जाए। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रखना है 10 सालों तक महफूज, ये बड़ा मसला है। तो 10 सालों तक महफूज रखना है, तो इसका बेहतर तरीका ये है कि हर एक मदरसे में कम से कम एक कंप्यूटर हो और एक टैली, एक सॉफ्टवेयर आता है जहां बुक्स रिकॉर्ड मेंटेन होता है, बहुत आसानी से उसको मेंटेन किया जाए। और जब वो फाइनल कंप्लीट हो जाए साल के आखिर में, उसका रिकॉर्ड डाउनलोड करके सिस्टम में कहीं रख दिया जाए, प्रिंट लेके रख दिया जाए। जो बिल, वाउचर, इनकम वगैरह है उसको स्कैन करवा के भी रख दिया जाए, ताकि वो ओरिजिनल भी महफूज रहे और स्कैन डॉक्यूमेंट महफूज रहे। आखिर में हम लोग आते हैं इस पे कि खर्च जो करते हैं, जो खर्च होता है, खर्चात होता है, एक्सपेंडिचर होते हैं, तो उस खर्च की लिमिट क्या है? तो इनकम टैक्स में जो खर्च की लिमिट है कैश में, वो 10,000 रुपये है एक ट्रांजैक्शन के लिए, एक इवेंट के लिए। इसको इस तरह से समझ लीजिए कि अगर किसी मुदर्रिस की सैलरी मिसाल के तौर पे 12,000 रुपये है, तो वो 10,000 से तजावुज कर गया, उसको कैश नहीं दे सकते हैं। 2 बार, 3 बार, 4 बार करके 12,000 पूरा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो लिमिट 10,000 से ज्यादा हो गया। तो उसको, उनको जब भी मिलेगा वो, तो कैश नहीं मिलेगा, चाहे बैंक में आप ट्रांसफर कीजिए, चाहे चेक कीजिए। कोई सामान ऐसा बाहर से खरीद के लाते हैं जिसकी कीमत 15,000 रुपये है,
तो उसको चेक ही देना है या ट्रांसफर करना है। लेकिन कोई सामान ऐसा खरीद के लाते हैं जिसकी कीमत 8,000 रुपए है, तो वहां पे कैश देने की गुंजाइश है। इसका खास ख्याल रखा जाए। अगर मदरसे को लोन की जरूरत है किसी अफराद से, किसी फर्द से, तो वो लोन कैश में ले सकते हैं पूरे डिटेल के साथ, लेकिन उसकी लिमिट एक शख्स से एक साल में 20,000 से कम। इसका ध्यान रखें। और किसी मुदर्रिस या लोगों को एडवांस दिया जाता है या एडवांस देते हैं जनरली, अगर कैश में देते हैं तो उसकी भी लिमिट एक शख्स के लिए एक साल में 20,000 से कम है। अगर उससे ज्यादा है तो वो चेक के जरिए होगा। लेकिन खास ख्याल रखा जाए कि ये सारे ट्रांजैक्शन चेक से हों ताकि आपको आसानी हो। कहीं कहीं टीडीएस का मसला आता है, तो वो टीडीएस का मसला है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, इसके बहुत लंबा कानून है। उसमें अगर जरूरत होती है तो उसमें टैक्स को डिडक्ट करके पेमेंट करना होता है। आप लोगों को अगर कोई बात में कोई चीज़ जाननी होगी तो हमारा नंबर यहाँ से हासिल कर लेंगे और आप हमें ऑफिस टाइम पे 11 से 6 के बीच में आप कॉल कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, कोई इस तरह की चीज़ें चाहिए, बस इसमें एक वजाहत करते हैं, मुफ्ती साहब ने पूछा है, इनकम के सिलसिले में 2,000 रुपए तक का अगर डोनेशन आपके पास ज़कात फितरा सदका आता है 2,000 रुपए तक का, तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। एक शख्स से अगर आता है तो ये इम्पोर्टेंट है। 2,000 से ज्यादा का है तो आप कोशिश कीजिए कि रिकॉर्ड रखिए। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन में जब मैंने कहा कि आप रिलीजियस क्लॉज डाल दें, इसमें इसकी गुंजाइश है वहां पे। लेकिन कुछ कुछ मदरसे के पास एटीजी का जो रजिस्ट्रेशन है, उनके लिए तो कोई भी डोनेशन रिसीव करते हैं, 100 रुपए का भी डोनेशन रिसीव करते हैं तो उसमें आईडी प्रूफ की जरूरत पड़ेगी। ये नया कानून इसी साल से आया है कि किसी भी एटीजी रजिस्ट्रेशन वाले ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई डोनेशन आ रहा है, 1 रुपए का भी डोनेशन आ रहा है तो उसका आईडी प्रूफ चाहिए। आईडी प्रूफ में पैन, आधार, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, अगर फॉरेन कंट्री से कुछ दे रहे हैं तो उसका एआईएन नंबर, ये डॉक्यूमेंट वहां पे डाले गए हैं। जिनको एटीजी का बेनिफिट लेना है उनको पैन या आधार देना होगा, बाकी डॉक्यूमेंट नहीं देने होंगे। तो ये इन बातों का ख्याल वो ऑर्गेनाइजेशन रखेंगे जिनका एटीजी का रजिस्ट्रेशन है, और जिनका एटीजी का रजिस्ट्रेशन नहीं है वो ख्याल रखें कि वो जो डोनेशन आ रहा है उसका डिटेल हो और डोनेशन कैश में छोटा अमाउंट की रिसीव किया जाए।